टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने संडे टेस्ट 3 की डिस्कशन। तो इसमें हमारे पास जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सिंपल वाइब्रेटरी मोशन फ्रॉम एसएचएम। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, तो स्टूडेंट्स ये जो है ये दोनों में होती है। ठीक है, हमारे पास जो एसएचएम है वो भी टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है और जो वाइब्रेशन है वो भी टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस या डैम्पिंग, तो स्टूडेंट डैम्पिंग के बारे में भी यही कहा जाता है कि डैम्पिंग दोनों में होती है, एसएचएम में भी होती है और नॉर्मल वाइब्रेशन में भी होती है। तीसरा है कि आ रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो फीचर है ना स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स वाला, तो रिस्टोरिंग जो फोर्स होती है हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ एसएचएम में प्रेजेंट होती है। नॉर्मल वाइब्रेशन में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी एसएचएम इज वाइब्रेटरी, यानी कि हर एसएचएम वाइब्रेटरी होगा, लेकिन एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज नॉट एसएचएम। क्यों? क्योंकि हर वाइब्रेटरी मोशन के पास रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो सबसे पहली पढ़ते हैं कांस्टेंट डेंसिटी, ये बात आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी, तो स्टूडेंट्स अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो चीज़ इनकम्प्रेसिबल है, तो वो चीज़ कंप्रेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये गलत है, ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी लेमिनर फ्लो होता है आइडियल फ्लूइड का और जीरो विस्कोसिटी होती है। तो इस क्वेश्चन से आप आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज भी याद कर सकते हैं और साथ एक और एडिशनल प्रॉपर्टी लिख लें कि इट इज इनकम्प्रेसिबल। अगला सवाल है स्टूडेंट्स हमारे पास कि वेलोसिटी ऑफ एसएचएम एट मीन पोजीशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 1 हर्ट्ज, इट्स एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन इज। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के और वेलोसिटी एट मीन इक्वल होता है ओमेगा एक्स नॉट के। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करके लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा एक्स नॉट, और ओमेगा एक्स नॉट किसके इक्वल है हमारे पास? वेलोसिटी के। तो ये वाली इक्वेशन हमने यूज करनी है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब a इक्वल है ओमेगा इंटू वी के, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ और इंटू वी, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू, बल्कि नहीं, यहाँ पर जो है हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू ही दी हुई है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर है 1, वेलोसिटी हमें दी हुई है 2, तो 2 इंटू 1 हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बनता है। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास के कंपेयर्ड विद लैमिनर फ्लो टर्बुलेंट डेसिपेट्स डैश एनर्जी एंड देयरफॉर ऑफर रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड। तो लैमिनर फ्लो स्टूडेंट्स इस तरह होता है कि अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर से फ्लूइड आराम से गुजर जाता है, ठीक है, और एनर्जी लॉस कम होता है। इसके मुकाबले में अगर कोई रिजिड बॉडी है सामने से तो वो फ्लो इस तरह हो जाता है और वो फिर ज़्यादा एनर्जी डेसिपेट करता है। तो compared with laminar flow turbulent dissipates more energy, ठीक है, एंड देयर फॉर ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ फ्लूइड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि टू सिंपल पेंडुलम्स हैविंग एम्पलीट्यूड इन द रेशियो ऑफ 2:3 आर वाइब्रेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी एट मीन पोजीशन विल बी। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ, मैक्सिमम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ ओमेगा एक्स नॉट का रिलेशन है, यानी कि v जो है वो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ v1/v2 इज इक्वल टू x01 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड 2। इनका एम्पलीट्यूड का रेशो है 2:3, तो फिर इनकी वेलोसिटी का रेशो भी होगा 2:3। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टिल इट रीचेस द टर्मिनल वेलोसिटी, देयरफॉर वी कैन से दैट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फॉल। तो इसका आंसर है स्टूडेंट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? क्योंकि क्या होगा कि जब हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो ये बॉडी ड्रॉप होना शुरू होगी, जब ये स्टार्ट होगी तो इसकी एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगी, लेकिन जब ये थोड़ा नीचे गिरेगी तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो जाएगी और ड्रैग फोर्स इसकी नेट फोर्स को, जो कि नीचे वाली है, वो डिक्रीज करेगी, और जब नेट फोर्स डिक्रीज होगी तो इसकी नेट एक्सेलरेशन जो है फॉल की वो भी डिक्रीज ही होगी। तो जैसे जैसे बॉल नीचे गिरती जाएगी उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाएगी और जिस पॉइंट पे वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करेगी
उस टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास के अ स्प्रिंग ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम हैविंग टाइम पीरियड टी इज कट इनटू हाफ, व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स इस तरह है कि अगर मैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लूं और उसकी लेंथ को मैं हाफ कर दूं, तो स्टूडेंट्स के का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैंने लेंथ को हाफ किया तो के जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अब टाइम पीरियड और के का इनवर्स रिलेशन होता है अंडर रूट का, तो जब के 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के करेक्ट इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक्स लॉ इज। तो स्ट्रोक्स लॉ कहता है कि जो ड्रैग फोर्स होती है वो होती है 6 पाई ईटा आर वी के। जब ये एम जी के इक्वल हो जाता है तो ये वाला v जो है इसको हम कह देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और यहां से जो टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन आती है वो आती है एम जी बाय 6 पाई ईटा आर। अब यहां पर अगर आप देखें तो ऐसी कोई इक्वेशन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इस मैस को मैं डेंसिटी से रिप्लेस करूं तो टर्मिनल वेलोसिटी की दूसरी इक्वेशन आती है 9g रो आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g रो आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। तो एक टर्मिनल वेलोसिटी की ये इक्वेशन है और एक टर्मिनल वेलोसिटी की ये इक्वेशन है। अच्छा, ये बात भी आप एडिशनल लिख लें कि ये वाली इक्वेशन तब यूज करनी है हमने जब हमारे पास सेम मटेरियल को कंपेयर किया हो। लेट्स से 2 रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया हो, 2 आइस हेल स्टॉर्म बॉल्स को कंपेयर किया हो, 2 स्टील बॉल्स को कंपेयर किया हो, और ये वाली इक्वेशन तब यूज करनी है जब हमारे पास डिफरेंट बॉडीज को दिया हो। ठीक है, तो ये हमने इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा जी, अगला सवाल है कि रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 पार्टिकल्स आर गिवन बिलो, विच वन ऑफ द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है हमारे पास उसका इनवर्स रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट रिलेशन होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ, और नेगेटिव ये शो करता है कि इट इज रीस्टोरिंग फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स होगा तो इसी का ये डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसका डायरेक्ट रिलेशन है और वो है ये डी, क्योंकि डी में हम कह सकते हैं कि एफ और एक्स का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट हैपेंस टू विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ फ्लूइड इज इंक्रीज। अच्छा जी, अब विस्कोसिटी और टेम्परेचर का अगर हम रिलेशन देखें तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास लिक्विड है या फिर हमारे पास गैस है। अगर लिक्विड हो स्टूडेंट्स तो विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, और अगर गैस होगी तो विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि लिक्विड्स में जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी जो है वो इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं और विस्कोसिटी कम होती है, इसलिए इनवर्स रिलेशन। जबकि गैसेस की जो विस्कोसिटी है इट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जब हम गैसेस को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन ज़्यादा होती है जिस वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो लिक्विड की जब बात की हुई है तो लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर को ज़्यादा करने से डिक्रीज करती है, क्योंकि लिक्विड में विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट है जी के फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएमएस। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है कि फेज डिफरेंस बिटवीन velocity and displacement is 90 degree. Phase difference between velocity and acceleration is also 90 degrees. और phase difference between acceleration and displacement is 180 degrees. इसको मैं पाई बाय 2 भी लिख सकता हूँ, इसको भी मैं पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं पाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है जो कि ऑप्शन नंबर बनता है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि अ स्टील एंड प्लास्टिक बॉल ऑफ सेम मास आर ड्रॉप फ्रॉम अ वेरी टॉल बिल्डिंग, विच वन विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब इस तरह है कि जब हमारे पास डिफरेंट मटेरियल दिया होगा,
ठीक है, तो जब भी हमारे पास डिफरेंट मटेरियल होगा, जिस तरह के इस केस में स्टील और प्लास्टिक बॉल है, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का वो करेंगे mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी का और रेडियस ऑफ अ बॉडी का इनवर्स रिलेशन होगा। अब अगर मैं सेम मैथ ले लूं, बिलफर्ज ये 1 kg की स्टील बॉल है, तो 1 kg की जो प्लास्टिक बॉल होगी उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि 1 kg प्लास्टिक ज़्यादा होगी और 1 kg स्टील थोड़े से वॉल्यूम में आएगी। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि रेडियस ऑफ स्टील बॉल इज लेस देन रेडियस ऑफ प्लास्टिक बॉल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल विल बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ प्लास्टिक बॉल। अब हम जब दोनों को ड्रॉप करेंगे तो क्योंकि प्लास्टिक बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी कम है, इसलिए वो पहले अचीव होगी, और स्टील बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो बाद में अचीव होगी। तो यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा हुआ कि किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि पहले कौन अचीव करेगा। तो इस सवाल के मुताबिक क्योंकि प्लास्टिक बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो लेस है, इसलिए वो पहले अचीव करेगी, तो प्लास्टिक बॉल जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स हमारे पास कि अ मैच स्प्रिंग सिस्टम कंप्लीट्स 10 वाइब्रेशन इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे टोटल टाइम जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 20 सेकेंड्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास 10 है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बनता है। Next, if the radius of arteries is reduced to half, the heart would have to increase the pressure by a factor of about। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बुक की लाइन है और उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेशर जो है वो रेडियस के प्रेशर जो है हमारा वो रेडियस के इनवर्स के 4 का जो है वो रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर मैं रेडियस को कर दूंगा हाफ, तो वो हो जाएगा हाफ का रेस टू द पावर 4, 2 रेस टू द पावर 4 इज 16, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 16 हो जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा और 16 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, its projection or diameter execute SHM. The acceleration of a projected particle is maximum when the reference particle is at। अच्छा, अब इस तरह है स्टूडेंट्स के ये अगर हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर मैंने सूरज लगा दिया, तो ये जो इसका बिल फर्स अगर ये बॉडी इधर है तो इसका शेडो इधर पड़ रहा होगा, और जब ये बॉडी इधर आएगी तो इसका शेडो इधर पड़ रहा होगा, और जब ये बॉडी इस तरफ आएगी तो इसका शेडो इस तरफ पड़ रहा होगा। ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी और ये हमारी मीन पोजीशंस होंगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में हमने बताना है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होती है। अब हमने ये बताना है कि किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। परपेंडिकुलर टू द डायमीटर ऑफ द प्रोजेक्शन, डायरेक्टेड अलोंग पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, और पासिंग थ्रू द सेंटर ओनली। तो स्टूडेंट सेंटर ओनली जो है वो मीन पोजीशन होगी, ठीक है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, तो अगर ये डायमीटर है तो ये इसका परपेंडिकुलर बनेगा, तो ऐसा भी नहीं है। अच्छा जी, डायरेक्टेड पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये डायमीटर के पैरेलल है, तो किस पॉइंट पे जो है वो हमारी जो है वो मैक्सिमम है। तो डायग्राम भी ये शो कर रही है कि जो अगर ये सर्कल है, ये डायमीटर है, तो जो लाइन पैरेलल टू द डायमीटर है वो हमारे पास प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टेड अलोंग पैरेलल टू डायमीटर ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट कि एट सफिशिएंटली हाई स्पीड्स द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड्स बिकम टर्बुलेंट, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वेलोसिटी ग्रेटर देन अगर 0.61 मीटर पर सेकंड हो जाए तो ज़्यादा चांसेस हैं टर्बुलेंट के, और अगर वेलोसिटी जो है वो लेस देन 0.61 मीटर पर सेकंड हो तो ज़्यादा चांसेस हैं स्ट्रीमलाइन के। नेक्स्ट सवाल है जी कि एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड दिस मच द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक है जी हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट, एक है मीन पॉइंट, फिर है एक्सट्रीम पॉइंट। एक इनके सेंटर का पॉइंट है जिसको हम कहते हैं x0/2, और एक और सेंटर से थोड़ा दूर का पॉइंट है जिसे हम कहते हैं x0/√2। एक्सट्रीम पॉइंट पे हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी,
काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़ीरो होगी। मीन पे हम कहते हैं कि काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। एक्स नॉट बाई टू पे क्या होता है स्टूडेंट्स के काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/4 हो जाती है ऑफ टोटल एनर्जी, या इसको मैं 75% भी कह सकता हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1/4 हो जाती है ऑफ टोटल एनर्जी, जिसको मैं 25 भी कह सकता हूँ। और एट एक्स नॉट बाई टू पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाती है, जिसको मैं 50% कहता हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो भी हाफ हो जाती है, जिसको मैं अगेन 50% कहता हूँ। तो इस हिसाब से अगर हमें एक्स नॉट बाई टू पे पूछा हुआ है तो कितनी एनर्जी होगी, 3/4 होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है। नेक्स्ट सवाल है जी के SI यूनिट फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल इनटू सेकंड विच इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट SI यूनिट इसका इक्वल होता है 1 पास्कल इनटू सेकंड के, विच इज इक्वल टू 1 पॉइसली, एंड दैट इज इक्वल टू 10 पॉइस। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आप लोगों ने याद रखनी है कि 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 1 पॉइसली या 10 पॉइस। तो 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइस, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ दिस मच, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर इज। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स मैक्सिमम वेलोसिटी SHM की इक्वल होती है ओमेगा एक्स नॉट के। ठीक है, तो रेडियस जो है वो इक्वल होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड के। अब यहाँ पर एंगुलर स्पीड हमें दी हुई है इन्होंने 5 और एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है 0.1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है जी कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 1000 मीटर आफ्टर 300 मीटर ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 50 न्यूटन, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द फॉल इज। अच्छा, ये बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट्स के। वैसे जो बॉडी की एक्सेलरेशन ऑफ फॉल होती है इन द एब्सेंस ऑफ ड्रैग फोर्स वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ड्रैग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रही है वो है ma, तो a हो जाएगा हमारे पास ड्रैग एक्सेलरेशन FD डिवाइडेड बाय m। यहाँ पर ड्रैग फोर्स जो है वो है हमारे पास 50 और मास ऑफ द बॉडी जो है वो है हमारे पास 10, तो यानी कि ड्रैग एक्सेलरेशन लग रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है g माइनस ड्रैग एक्सेलरेशन। g जो है वो 9.8 है, -5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, व्हेन अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट ये अभी हमने पूछा था, बताया था कि जैसे ही हमारे पास बॉडी जाती है मीन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए डिक्रीज कर रही है। तो इंक्रीजेस कंटिन्यूसली नहीं, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली एंड बिकम जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये वाला पॉइंट ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, फॉर अ बॉडी इन SHM ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट इज आ। तो स्टूडेंट इस तरह है कि SHM की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में करूं तो एक्सेलरेशन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, तो ये मीन पॉइंट होगा, और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, तो ये लीनियर ग्राफ आएगा। तो स्ट्रेट ग्राफ विथ पॉजिटिव स्लोप थ्रू ओरिजिन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी के आइडियल फ्लूइड ऑफ मास m फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v, फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें कहती है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 which is equal to v by t. This v by t is called as flow rate. या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम। ये वाला v वेलोसिटी है, ये वाला v जो है ये वॉल्यूम है। अब हमें रेडियस का रिलेशन बताना है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि एरिया की जगह मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वेयर इंटू वी इज इक्वल टू वट, फ्लो रेट। तो ये फ्लो रेट इक्वल है पाई आर स्क्वेयर वी, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाई आर स्क्वेयर वी।
नेक्स्ट है जी ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। तो स्टूडेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा। ओमेगा का ऐसा यूनिट जैसे कि हमें पता है किसके इक्वल होता है, रेडियन पर सेकंड के। अच्छा, ओमेगा और एफ को अगर मैं कंपेयर करूं तो ओमेगा जो है उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसका भी डायमेंशन होता है t-1 और इसका भी डायमेंशन होता है t-1। तो दोनों के डायमेंशन सेम है लेकिन दोनों का ऐसा यूनिट डिफरेंट है। यहां पर क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी बोला है तो उसका ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है जी कि इफ अ डायमीटर ऑफ अ पाइप इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी बिकम्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने याद रखना है कि 3 रिलेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक जो रिलेशन है स्टूडेंट्स वो है वेलोसिटी का एरिया के साथ, दूसरा रिलेशन है वेलोसिटी का रेडियस के साथ और तीसरा रिलेशन है वेलोसिटी का डायमीटर के साथ। तो वेलोसिटी और एरिया का इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर एरिया को 2 टाइम्स करूंगा तो वेलोसिटी हाफ होगी। रेडियस और वेलोसिटी का इनवर्स के स्क्वायर का रिलेशन है, अगर रेडियस को 2 टाइम्स करूंगा तो वेलोसिटी 1/4 टाइम्स होगी। और डायमीटर और वेलोसिटी का भी इनवर्स का 4 टाइम्स है, यानी कि अगर डायमीटर को 4 टाइम्स करूंगा तो भी वेलोसिटी 1/4 टाइम्स होगी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 2π√L/g। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम से रिलेट कर रहा है, एक्सेलरेशन से भी कर रहा है, साइज ऑफ बॉब। अगर मैं बिल फर्स्ट में कहता हूँ एक इतने साइज का बॉब है और एक इतने साइज का बॉब है तो ये लेंथ मेजर होती है फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉब। तो लेंथ चेंज हो जाती है अगर हम साइज ऑफ बॉब को चेंज करें। तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एम्पलीट्यूड पे इंडिपेंडेंट होता है। तो किस पे इंडिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद कांस्टेंट हाइट एंड इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल डैश द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा, अब क्या है कि यहां पर हमें दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब होता है एक इस तरह का पाइप। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हाइट कांस्टेंट रहती है और जो इक्वेशन बचती है पीछे बर्नौली इक्वेशन वो ये बचती है ρV1² इज इक्वल टू P2 प्लस ρV2²। हाइट वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है क्योंकि हाइट कांस्टेंट है। अब यहां पर इसका सम जो है वो हमने कांस्टेंट रखना है। तो अगर ये वाली वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो इसके सम को कांस्टेंट रखने के लिए ये वाला प्रेशर जो है वो कम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रेशर डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड द मोशन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज। तो स्टूडेंट्स अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है तो ये बॉडी जो है ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास SHM में। तो बॉडी इट सेल्फ इज ओनली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन जो है वो क्या है, SHM में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जी ईच टर्म इन बर्नौली इक्वेशन फॉर एग्जांपल हाफ ρV² हैज द यूनिट सेम एज विच इज। तो ये स्टूडेंट्स प्रेशर के इक्वल है। किस तरह से, अब ये देखिए स्टूडेंट्स P प्लस हाफ ρV² प्लस ρGH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डायमेंशंस हमें बताते हैं कि एक इक्वेशन में आने वाली हर चीज का डायमेंशन सेम होगा। तो अगर ये प्रेशर है तो इसका यूनिट होगा पास्कल, तो हाफ ρV² का भी यूनिट होगा पास्कल और हाफ ρGH का यूनिट भी क्या होगा, पास्कल होगा। अच्छा, एक और चीज भी लिख लें कि ये जो हाफ ρV² है इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ρGH को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह हाफ ρV² को हम कहते हैं डायनामिक प्रेशर और ρGH को हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। तो ये सारी बातें भी आप लोगों को इसके साथ ही पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि अ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड इज। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स अगर ये एक्सट्रीम है, ये हमारे पास मीन है और ये हमारे पास दूसरा एक्सट्रीम है, ये हमारे पास x0/2 है, हाफ ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम,
और ये हमारे पास x नॉट बाय अंडर रूट 2 है। तो याद रखें कि x नॉट बाय 2 और x नॉट बाय x नॉट बाय 2 और एक्सट्रीम के बीच में टाइम लगता है t बाय 6। x नॉट बाय 2 और मीन के बीच में टाइम लगता है t बाय 12। x नॉट बाय अंडर रूट 2 से दोनों तरफ का टाइम लगता है t बाय 8। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक्सट्रीम पोजीशन से उसे रिलीज किए और इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, वो यहाँ से यहाँ तक आया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? t बाय 6। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बर्नौली इक्वेशन इज एसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ विच ऑफ द कंजर्वेशन, किसका वो है कंजर्वेशन? तो स्टूडेंट्स बर्नौली इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि बर्नौली इक्वेशन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम एट मीन टू x नॉट बाई 2 इज डैश वेयर एस x नॉट इज द एम्पलीट्यूड। अब स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी जो होती है ना वो कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मीनिंग दैट इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हम रेशो फाइंड करना चाहते हैं टोटल एनर्जी का विद एनी अदर पॉइंट, तो वो हमेशा सेम रहेगा, दैट इज 1। अगर काइनेटिक या पोटेंशियल पूछी होती तो वो उसका ऑब्वियसली आंसर डिफरेंट आता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये टोटल का लफ्ज लिखा हुआ है और टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होती है, इसलिए टोटल एनर्जी का रेशो भी हर पॉइंट पे सेम होगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद जीरो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि अगर रेन ड्रॉप फॉल कर रहा होगा तो रेन ड्रॉप जब फॉल करेगा शुरू में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जिस वजह से उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगी, लेकिन एक खास पॉइंट पे पहुंच के उसका वेट और उसकी ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉल करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्योंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करेगा इसलिए उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो जीरो इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है जी, करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और दूसरा फॉर्मूला है ओमेगा एक्स नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। तो इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो ये वाला फॉर्मूला मौजूद है, लेकिन ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, अ बॉडी हैज अ टर्मिनल वेलोसिटी v1 इन अ फ्लूइड, द सेम बॉडी व्हेन ड्रॉप इन अ फ्लूइड हैविंग हायर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट v2 देन। तो स्टूडेंट इस तरह है कि टर्मिनल वेलोसिटी की अगर मैं दोनों इक्वेशंस को देखूं तो पहली इक्वेशन है mg डिवाइडेड बाय 6 बाय विस्कोसिटी r, और दूसरी इक्वेशन है 2g रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। इन दोनों इक्वेशंस में टर्मिनल वेलोसिटी का विस्कोसिटी के साथ इनवर्स का रिलेशन है। तो अगर विस्कोसिटी बढ़ती है तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, इट मींस कि v2 विल बी लेस देन v1, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है जी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 5 मीटर, देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये एक्सट्रीम है, ये मीन है और ये एक्सट्रीम है। बॉडी यहाँ से शुरू होती है, पहले अगले एक्सट्रीम तक जाती है, फिर वापस सेम एक्सट्रीम तक आती है। तो एक वाइब्रेशन में वो बेसिकली एक एम्पलीट्यूड, दो एम्पलीट्यूड, तीन एम्पलीट्यूड, चार एम्पलीट्यूड्स कवर करती है। तो वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड्स। तो वन वाइब्रेशन में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 4 एम्पलीट्यूड 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन एंड होती है। अब इंशाल्लाह अगले संडे को नेक्स्ट डिस्कशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।